नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में प्रीवियस ईयरों में पूछे गए क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे, सीटेट की जो ऑनलाइन एग्जाम पिछले वर्ष हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि अब जो सीटेट की एग्जाम आने वाली है दिसंबर 2022 में, उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम होगी। तो निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों को देखना काफी उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अंदाजा लगा पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सीटेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यदि आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो सीटेट आपका बहुत अच्छे नंबरों के साथ में क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों की ओर। और आज जो प्रश्न हम देखेंगे वो देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पे ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करने पर बल देना, थर्ड है निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, फोर्थ है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। देखिए, शिक्षिका को सुसाध्य अधिगम करने के लिए शिक्षिका को किस पर ध्यान देना होगा? तो शिक्षिका को यहाँ पर ध्यान देना होगा बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जब शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ेगी तो यहाँ पर अधिगम शिक्षिका का सुसाध्य होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, और सेकेंड है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां पर गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। थर्ड है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु एक प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। फोर्थ है विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो कि है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवलोकन के अवसर देना, प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर सही उत्तर। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, भेदन और अभ्यास, और फोर्थ है दंड। तो देखिए, निम्नलिखित में से यदि हम बात करें तो यहाँ पर संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में जो सहायक होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि होगा चर्चा और संवाद, जिसे हम डिस्कशन एंड डायलॉग भी कह सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड प्रश्न की अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। प्रभावी अधिगम है तो एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में रक्तस्थान को सक्रिय करना चाहिए। देखिए, रक्तस्थान में कौन सा विकल्प रहेगा? क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, क्षमता को के वृद्धिशील होने की धारणा, थर्ड है प्रतिस्पर्धा की भावना, फोर्थ है हीनता की भावना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए क्षमता की वृद्धिशील होने की जो धारणा है को सक्रिय करना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? उस विकल्प को पहचानना है जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, मतलब बाह्य का नहीं है, वो हमें देखना है। तो दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। अब देखिए, दंड बाह्य प्रेरणा है और उसके लिए हम गृह कार्य करते हैं, तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। ज्ञान प्राप्त करना हमारी स्वयं की इच्छा है, हमारे भीतरी इच्छा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। दूसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा सही। थर्ड को देखते हैं, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। प्रतियोगिता बाहर की है तो यहाँ पर अभिप्रेरणा भी बाहर मिल रही है। फोर्थ, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हो जाता है इस प्रश्न के लिए सही। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, और बाकी तीनों यहाँ पर बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है और ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में रिक्त स्थान होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार सुधार। देखिए, दो रिक्त स्थान दिए हैं एक प्रश्न में, और जब इस प्रकार के प्रश्न रहे तो आप निश्चित रूप से दोनों शब्दों को रिक्त स्थान में रख करके प्रश्न को पढ़कर देखिए, आपको उत्तर अपने आप पता लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम रखते हैं इसके विकल्प नंबर 3 को, विकल्प नंबर 3 जो है सामाजिक सहयोग वृद्धि। तो देखिए, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में रिक्त स्थान होने, यानी कि रिक्त स्थान की जगह वृद्धि होगा, वृद्धि होने की संभावना रहेगी। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। दूसरा है मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं, फिर रुक जाते हैं। थर्ड है हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। फोर्थ है वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो हमारे वंशानुगत कारक और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया होती है, क्योंकि कुछ वंशानुगत कारण भी होते हैं और कुछ हमारे पर्यावरण के प्रभाव भी होते हैं। तो इन दोनों का मिला जुला जो परस्पर प्रभाव देखने को मिलता है वही हमारा विकासात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं। रक्तस्थान स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि रक्तस्थान में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। इस प्रश्न में भी यहाँ पर दो रक्तस्थान दिए हैं और विकल्प में दो दो शब्द दिए हैं, जिनमें हम देखें तो पहला है भागना चित्र बनाना, दूसरा है निचोड़ना चलने, थर्ड है पकड़ना चढ़ने और फोर्थ है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना ताली बजाने। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भागना पहला विकल्प जो होगा, भागना चित्र बनाना। पहले शब्द को पहले रिक्त स्थान में रखेंगे। भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाने में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। क्यों होगी? क्योंकि यदि हम बात करें भागने की तो भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल चालन कौशल कैसे होता है? क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमारे शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है वो गतिशील होती है, उन्हें कार्य करना पड़ता है और ये बड़ी मांसपेशियों के गतिशील होने की जो क्रिया है इसी को हम स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल कहते हैं। जबकि चित्र बनाने में हमारे हाथ की जो उंगलियां होंगी उनकी सूक्ष्म मांसपेशियां कार्य करेंगी, आंखों की मांसपेशियां कार्य करेंगी, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल रहेगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आगे देखें, निम्न में से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है, थर्ड एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, फोर्थ एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ऑप्शन फोर्थ होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखें, यहाँ पर अभिकथन दिया है और अभिकथन में देखें तो बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो बिल्कुल बात यदि हम करें तो बच्चे अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं। अब यहाँ पर कारण देखिए, कारण बताया है परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो देखिए परिवार जो है बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक अभिकारक सही है, तो दोनों सही नहीं है, ये हमारा विकल्प कट गया। ए आर दोनों सही है, दूसरा भी कट गया। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है और फोर्थ यहाँ पर आता है ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो देखिए यदि हमने दोनों को थोड़ा सा समझ लिया तो आर गलत हो गया, तो आर जहां जहां सही बताया तो वो आपके विकल्प तो कट हो ही गए। अब आपके पास में दोनों बचते हैं, तो एक इसमें से सही है और एक गलत है, तो तीसरा विकल्प बचेगा हमारा ए सही लेकिन आर गलत है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शेषावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत और कलात्मक खेल जो है वो शुरू करता है। तो यहाँ पर सही युग्म मिलान जो रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है? तो देखिए उस व्यवहार को पहचानना है जो पठन वैफल्य डिसलेक्सिया की पहचान है। तो पठन वैफल्य डिसलेक्सिया को ही हम कहते हैं। बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 के रूप में लिखना। दूसरा है कम ध्यान और अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। देखिए पठन वैफल्य यानी कि पढ़ने से संबंधित विकार होता है, तो बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में लिखना। तो देखिए बच्चा जब बी को डी के रूप में लिख रहा है तो वो देख भी रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर सही लिखा है, तो वो अपने देखने को गलत तरीके से यहाँ पर पढ़ पा रहा है। और 21 को वो 12 लिखता है तो उसे लगता है कि मैंने 12 ही लिखा है या 21 ही लिखा है, जबकि वो उसे गलत लिखता है। तो यहाँ पर लेखन संबंधी दोष नहीं है, वो देखता है यानी कि वो जब पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मैंने सही लिखा है, तो ये पठन संबंधी विकार होता है।
आगे बढ़े, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, या फिर स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर हम कहें तो उन्हें किस क्षेत्र से की चुनौती से की जा सकती है? उनकी पहचान अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, जो कि यहाँ पर एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उन्हें उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचनाएं या इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो देखिए, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके सफल समावेशन के लिए सुलभ और अवसंरचनात्मक इमारतें होना चाहिए स्कूलों में, और इसके लिए विद्यालयों में रैंप वगैरह की व्यवस्था होती है, ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी उन सभी बच्चों के साथ साथ पढ़ सके और सीख सके। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षण को कम करना, थर्ड है उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, फोर्थ है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि होगा आसपास के खतरों और विकर्षण को कम करना। सेकंड यहाँ पर होगा सही उत्तर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया सामीकरण, संगठन, समावेशन या फिर हम समायोजन, इनमें से चार विकल्प में से हमारा जो उत्तर होगा वो यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि होगा साम्यकरण। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। दूसरा है, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। थर्ड है, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। और फोर्थ है, वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को कम आंका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों के माध्यम से। तो यहाँ पर शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है? स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन या फिर अनुसरण। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है पाड़ का। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि स्कैफोल्डिंग कहलाता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है हमारा अभिकथन के रूप में। फिर वही अभिकथन है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। अब देखिए, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करती है। तो यहाँ पर ये हमें गलत मिल रहा है पढ़ने में। दूसरा है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो शिक्षक की भूमिका तानाशाह की नहीं हो सकती है, ये भी हमें गलत मिल रहा है। अब आपका उत्तर यहाँ पर क्या बनेगा? ए तो सही नहीं है, बी आर भी सही नहीं है। तो सीधे सीधे हम उत्तर को टिक करते हैं कि ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत है, जो कि पढ़ने से हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा ए और आर दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, थर्ड है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है, फोर्थ है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। थर्ड विकल्प जो होगा ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता में शामिल हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं कि सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। व्यवहारवादी अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी या फिर प्रतिपादक
शिक्षण। तो देखिए, विद्यार्थी जब निश्चित रूप से चर्चा में शामिल होते हैं तो वो एक सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो होगा, थर्ड विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखिए, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यहाँ आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत की नैतिक तर्क की जो अवस्था है, किस अवस्था में अमृत यहाँ पर है, तो सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो अमृत यहाँ पर नैतिक तर्क की जिस अवस्था के अंदर आएगा वो यहाँ पर रहेगी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखें, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में रिक्त स्थान बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में रिक्त स्थान बुद्धि के व्यक्तियों में प्रगतिवादी भाषाई अंतर व्यक्तित्व या फिर अंता व्यक्तित्व, तो यहां पर हो जाता है इस प्रश्न के लिए उत्तर अंता व्यक्तित्व। फोर्थ विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, जिसे हम इंट्रा पर्सनल भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है और लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्थिरता। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्ची का जो वाक्य है ये दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता को, क्योंकि यहाँ पर बच्ची क्या बोल रही है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। तो इसका मतलब है लड़के सिर्फ कारों से खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है वाक्य। आगे देखिए, सार्थक अधिगम की बात करें, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। थर्ड है, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को अधिगम को नियंत्रित करते हैं। फोर्थ है, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा, एक सार्थक अधिगम जो होता है उसमें विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल होती है। फोर्थ विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़े, कक्षा की संस्कृति व भाषाई भिन्नता को ध्यान रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, थर्ड है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, और फोर्थ है विभिन्नताओं के अभाव को रूप में देखना। तो यहाँ पर जो कौन सी नीति प्रभावी होगी, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। फोर्थ विकल्प जो होगा वो हमारा प्रश्न में सही उत्तर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरा है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, और फोर्थ है, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो मूल्यांकन जो होता है भाई क्यों जरूरी होता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन जो है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। थर्ड है, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो यहाँ पर देखिए, बात हम समावेशी शिक्षा की कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा होती है, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। तो दूसरा विकल्प बन जाएगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न हमारा आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई? संरचनात्मक समझ पर जोर। तो देखिए, संरचनात्मक समझ पर जोर तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति देगी ही। योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और ये प्रौद्योगिकी में कमी नहीं, कमी
मतलब इनकी वकालत नहीं करेगा, क्योंकि भाई नई शिक्षा नीति है तो नई नई तकनीकों के ऊपर शिक्षण को बच्चे को किस प्रकार से समझ में आए उस पर जोर निश्चित रूप से देगी। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी पर ये निश्चित रूप से नहीं देगी, पाठ्यक्रम में वृद्धि के ऊपर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। दूसरा, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना परिहारोन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। थर्ड है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना परिहारोन्मुख निपुणता लक्ष्य है। और फोर्थ है, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। तो यहाँ पर कौन से युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप की बात करें तो वो इसमें रहेगा पहला विकल्प, जो कि होगा किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न आज के हमारे जो 30 प्रश्न थे समाप्त हो चुके हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।